सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड 2.0 में। सामान्य ज्ञान के 500 ऐसे प्रश्न जो कवर अप करेंगे आपकी पूरी जीके को। जो भी एसएससी जीडी के एग्जाम्स है उसको कवर अप करेगी। जो भी अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम है, इंडियन आर्मी से संबंधित जो भी एग्जाम्स है, सभी एग्जाम्स को कवर अप कर डालेंगे 500 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथियों। तो पहला प्रश्न आपका यहां पर शुरू हो चुका है, आपके समक्ष आ चुका होगा। पूछा जा रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है? राजा राममोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दयानंद सरस्वती आप सभी लोग याद रखेंगे आर्य समाज के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। कंप्यूटर चिप किस धातु की बनी होती है? यह आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रेफाइट की बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है, स्वर्ण की बनी होती है या क्रोमियम की बनी होती है। तो कई सारी परीक्षाओं में बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है और यह प्रश्न दोबारा रिपीट होगा साथियों। तो कंप्यूटर की चिप की बात करें तो यह कौन सी धातु की बनी होती है? सिलिकॉन धातु की बनी होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1935 या 10 अप्रैल 1937 या 10 अप्रैल 1934? अगर राष्ट्रीयकरण की बात करें आरबीआई के तो 1 जनवरी 1949 को तो राष्ट्रीयकरण किया गया था। स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए कि बिहू लोक नृत्य जो है वो किस प्रदेश से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से, केरल से, असम से या महाराष्ट्र से साथियों? तो बिहू नृत्य की अगर हम लोग बात करें तो ये साथियों असम राज्य से संबंधित है। यानी कि जो बिहू लोक नृत्य किया जाता है वो कौन से राज्य में किया जाता है? असम में किया जाता है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। चौरा चौरी घटना या कांड ये कब घटित हुआ? कहां पर घटित हुआ ये आपसे पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में घटित हुआ। कब घटित हुआ ये आपसे पूछ लिया जाए तो 1922 में यह घटित हुआ। यानी कि वर्ष जो था वो 1922 वर्ष था, चौरा चौरी कांड हुआ था। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा यह भारत कब आया था? सन 1598 में, 1498 में, 1698 में या 1798 में? तो हर बच्चा चाहता है कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दे और बहुत ही आसान सा प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा वाला प्रश्न है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जो था ये 1498 में भारत आया था। यानी कि जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है साथियों। ध्यान रखेंगे सिक्किम की राजधानी गंगटोक होती है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला होती है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा होती है, भुवनेश्वर नहीं होती है। ठीक, उसके अलावा बात करें राजस्थान की राजधानी जयपुर होती है। तो पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी वाला सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी वाला, और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि शेरशाह को दफनाया गया था कालिंजर में दफनाया गया था या सासाराम में दफनाया गया था, जौनपुर में दफनाया गया था या पटना में दफनाया गया था? तो आप सभी लोग साथियों जानते हैं कि शेरशाह सूरी को कहां पर दफनाया गया था? सासाराम में दफनाया गया था। यानी कि आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। 9 जनवरी को, 25 मई को, 24 जनवरी को या 20 जून को? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी आपसे पूछा जा रहा है कि इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने या रजिया ने? बताइए गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? जल्दी से करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। इसको पूरा किसने करवाया कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य? तो इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। अब गुलाम वंश की स्थापना की बात चल रही है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी
पर स्थित है? मांडवी नदी पर, कावेरी नदी पर, नर्मदा नदी पर या आपकी कृष्णा नदी पर? शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? मांडवी नदी पर, कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर या नर्मदा नदी पर? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर स्थित है, यानी कि आपका आंसर जो है अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि अजंता की गुफाओं का संबंध कौन से धर्म से है, आपको बताना है। जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, सिख धर्म से है या शैव धर्म से है? देखिए साथियों, बात करें एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, उसके अलावा केनहेरी की गुफाएं, ये सारी गुफाएं कहां पर हैं? और अजंता की गुफाएं, ये सारी गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। आपसे प्रश्न बनता है, और अजंता गुफाओं की अगर बात करें तो इनका संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से इनका संबंध है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा कि भागशू खान उत्तर प्रदेश के किस घराने से संबंधित है? ग्वालियर घराने से, आगरा घराने से, बनारस घराने से या लखनऊ घराने से? बताइए। अगर आपसे पूछ लिया जाए लखनऊ घराने की नींव किसने डाली? तो साथियों बागशू खान ने ही लखनऊ घराने की नींव डाली। तो जब ये बागशू घराने यानी कि लखनऊ घराने की नींव जब डाली है बागशू खान ने, तो इसी से ही तो संबंधित होंगे। यानी कि लखनऊ घराने का संबंध जो है वो बागशू खान से है। ठीक है, या बागशू खान उत्तर प्रदेश के किस घराने से संबंधित है? तो लखनऊ घराना आपको बताना है। तो कुल मिला के आपका आंसर अगर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आप सभी लोगों का। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की जाती है? अनुच्छेद 62 के तहत, अनुच्छेद 70 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत या अनुच्छेद 72 के तहत? आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति के पास ऐसी पावर होती है कि वो किसी को भी क्षमादान कर सकता है, किसी को भी क्षमा कर सकता है। तो यह शक्ति जो होती है संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत उनको दी जाती है। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनाई गई ये आपको बताना है। साथियों, भारत की पहले राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, लेकिन कोलकाता से राजधानी दिल्ली हो गई। तो ये दिल्ली कब राजधानी हुई ये आपसे पूछा जा रहा है। 1950 में, 1947 में, 1911 में या 1955 में? आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे कि 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हो गई, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र था, उत्तर प्रदेश था, गोवा था या तमिलनाडु था? आप सभी लोग ध्यान रखेंगे साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा या सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो था वो गोवा था। यानी कि आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और बता दीजिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, बताइए। प्रसिद्ध कवि, शायर, संगीतकार अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि तबले के आविष्कारक कौन है, सितार के आविष्कारक कौन है? तो अमीर खुसरो ही है। अमीर खुसरो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो एटा में हुआ था, कासगंज भी आ जाता है ऑप्शन में, 1253 में हुआ था। तो बात यहाँ पर की जा रही है उत्तर प्रदेश में अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो एटा में हुआ था। यानी कि आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है साथियों। अगला प्रश्न देखिए कि आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? वर्ष 1951 में, वर्ष 1952 में, वर्ष 1959 में या वर्ष 1950 में? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है। तो साथियों आपको ध्यान रखना है 1959, यानी कि 1959 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है कि 500 रुपए के नोट पर किसका चित्र दर्शाया गया है? चंद्रयान का, लाल किले का, अजंता एलोरा गुफा का या हम्पी का? बताइए क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर, जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इसका राइट आंसर। तो 500 रुपए के नोट पर लाल किले का चित्र जो है वो दर्शाया गया है या अंकित है। तो इस प्रकार आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। और अगला क्वेश्चन देखिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है। कितने प्रतिशत पाई जाती है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो 78% पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।
अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए। तो संबंधित ट्रॉफी है, उसके बाद उससे संबंधित खेल है। तो पहला बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि डेविस कप का संबंध जो है वो टेनिस है, यानी क्योंकि टेनिस में ही डेविस कप दिया जाता है। उसके अलावा बात करें राइडर कप की, तो राइडर कप का संबंध जो है वो गोल्फ से है। और उबेर कप की बात करें तो इसका संबंध बैडमिंटन से है। लेकिन बात करें मारडेका कप की, तो मारडेका कप का संबंध जो है टेनिस से नहीं है, क्योंकि मारडेका कप जो है ये फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी वाला सुमेलित नहीं है, और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा कि स्थायी बंदोबस्त किस कमेटी की सिफारिश पर लागू किया गया था? साइमन कमेटी की सिफारिश पर? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा। या सर जॉन शोर की अध्यक्षता वाली कमेटी पर, या अलेक्जेंडर रीड कमेटी पर, या इनमें से कोई नहीं? यहां पर साथियों आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्थायी बंदोबस्त जो है ये किसके शासनकाल में लागू की गई थी, तो कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू की गई थी। लेकिन यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि स्थायी बंदोबस्त जो है किस कमेटी की सिफारिश पर लागू की गई, तो सर जॉन शोर की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिश पर लागू की गई। तो आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा कि केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पर स्थित है? लखनऊ में, कोयंबटूर में, कटक में, या कानपुर में? जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए। तो आपको ध्यान रखना है केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान जो है वो कोयंबटूर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है वो किससे है? हरित क्रांति से है, श्वेत क्रांति से है, पीली क्रांति से है, या नीली क्रांति से है? ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, बताइए। ऑपरेशन फ्लड की अगर हम लोग बात करें तो इसका संबंध जो है वो श्वेत क्रांति से है, यानी कि आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे आप लोग कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर लखनऊ को कहा जाता है, या कानपुर को कहा जाता है, या हरिद्वार को कहा जाता है, या गाजियाबाद को कहा जाता है, बताइए। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, अगर आपसे पूछ लिया जाए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो तमिलनाडु को कहा जाता है। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। तो अगर आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है तो बिल्कुल सही उत्तर जा रहा है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए और पूछा जा रहा है कि डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश में पढ़ाई का डिजिटलीकरण करना, या देश में साधन का डिजिटलीकरण करना, या देश की पूरी व्यवस्था को इंटरनेट से जोड़ना, या उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो बात करें, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपके सामने आया है। आपको ध्यान रखना है साथियों कि डिजिटल इंडिया का जो उद्देश्य है वो देश की पूरी व्यवस्था को इंटरनेट से जोड़ देना है। तो इस प्रकार आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है कि चीनी यात्री फाहान ये किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, समुद्रगुप्त के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, या कुमार गुप्त के शासनकाल में? तो आपको ध्यान रखना है चीनी यात्री फाहान जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। तो इस प्रकार आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा। राउरकेला इस्पात कारखाने को किस देश का सहयोग प्राप्त हुआ था? जर्मनी का सहयोग प्राप्त हुआ था, यानी कि जो राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी तो किस देश ने इसके निर्माण में सहायता की थी? जर्मनी ने की थी, रूस ने की थी, जापान ने की थी, या अमेरिका ने की थी? तो साथियों आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जर्मनी ने सहयोग किया था राउरकेला इस्पात कारखाने के निर्माण में। तो इस प्रकार आपका आंसर अगर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि पाक जल डमरूमध्य किन दो देशों को अलग करता है? भारत और पाकिस्तान को, भारत और बांग्लादेश को, भारत और श्रीलंका को, या भारत और अफगानिस्तान को? बताइए। तो क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो पाक जल संधि की अगर बात करें तो ये तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है, यानी कि आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए और कि भारत में सोना सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है, बताइए।
झारखंड में पाया जाता है या कर्नाटक में या मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में पाया जाता है? तो साथियों ध्यान रहे आप सभी लोगों को, जो सोना है, सोना सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। यानी कि आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा कि भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है या देहरादून में स्थित है, गांधीनगर में स्थित है या लखनऊ में स्थित है? तो बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही खास प्रश्न आपके सामने है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान तो ये कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो गुजरात तो यहां पर दे नहीं रखा है, लेकिन गुजरात की राजधानी गांधीनगर जरूर दे रखी है। तो राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वाद्य यंत्र सबसे पहले दे रखे हैं, उसके बाद उनसे संबंधित कलाकार दे रखे हैं। तो कम से कम आप लोग इतना तो जानते हैं कि शहनाई से संबंधित है बिस्मिल्लाह खां। शहनाई से संबंधित कौन है? बिस्मिल्लाह खां है। उसके अलावा बात करें क्या गिटार से संबंधित लग रहे हैं रविशंकर? तो गिटार से संबंधित क्या रविशंकर लग रहे हैं? जल्दी से करेंगे आप सभी लोग, बताइए भाई। तो रविशंकर का संबंध जो है वो किससे है भाई? सितार से है, यानी कि ये सितार वादक है, ना कि तबला वादक है। तो सुमेलित कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला सुमेलित नहीं होगा। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि गिटार से संबंधित ब्रजभूषण काबरा है और बांसुरी से संबंधित हरि प्रसाद चौरसिया है। तो आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा, बताइए। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो शेरशाह ने क्या दिल्ली की किला कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया था, या जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था, या गौर की बारह सोना मस्जिद का निर्माण करवाया था, या दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आया है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग इसका राइट आंसर क्या है, बताएं। तो दिल्ली की किला कोहनी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो शेर शाह के द्वारा करवाया गया था। यानी कि आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा। यहां पर आप लोग देखेंगे साथियों एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है ये आप लोग बताएंगे। जेनेवा में है, लंदन में है, मनीला में है या जकार्ता में है? तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग, इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। तो एशियाई विकास बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, फिलीपींस के मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए और बता दीजिए उस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है। तो बहुत ही खास महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आया है, सुमेलित आपको बताना है कौन सा नहीं है। जल्दी से करेंगे आप सभी लोग, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें साथियों तो सूर्य मंदिर जो है वो तो ओडिशा में स्थित है, विरूपाक्ष मंदिर जो है वो तो कर्नाटक के पट्टकल में स्थित है, लेकिन मीनाक्षी मंदिर क्या महाराष्ट्र में स्थित है? तो साथियों नहीं, ये तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर जो है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला सुमेलित नहीं होगा। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो ऐरातेश्वर मंदिर है ये भी आपका तमिलनाडु में ही स्थित है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 52 के तहत, अनुच्छेद 53 के तहत, अनुच्छेद 60 के तहत या अनुच्छेद 72 के तहत, बताइए। जो राष्ट्रपति बनने के लिए शपथ ग्रहण करते हैं वो अनुच्छेद कौन से तहत के तहत होती है? तो अनुच्छेद 60 के तहत वो शपथ ग्रहण करते हैं। यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा कि डॉक्टरों द्वारा कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल या उत्तल दर्पण, दोनों दर्पण? आप सभी लोगों को साथियों ध्यान रखना है कि अगर आंख का डॉक्टर हो या नाक का डॉक्टर हो या कान का डॉक्टर हो उसके द्वारा अवतल दर्पण ही इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो दांतों का डॉक्टर होगा वो कौन सा दर्पण इस्तेमाल करेगा? अवतल दर्पण ही इस्तेमाल करेगा। तो इस प्रकार आपके इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? इलाहाबाद, महोबा, मुरादाबाद या गाजियाबाद?
यहां पर आपके इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाता है, इलाहाबाद का अब नाम क्या हो गया है, प्रयागराज हो गया है। तो प्रयागराज अगर आपका उत्तर जा रहा था तो बिल्कुल सही उत्तर जा रहा था। अगला प्रश्न देखिए साथियों, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध ने या गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन, पहला प्रवचन जो था ये कहां पर दिया था, सारनाथ में दिया था, लुम्बिनी में दिया था, कुशीनगर में दिया था। जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। देखिए गौतम बुद्ध की बात करें तो आपको याद होना चाहिए ये एशिया, ठीक है, एशिया के ज्योतिपुंज कहलाए जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इनका जो पहला प्रवचन था वो कहां दिया गया, इनके द्वारा सारनाथ में दिया गया। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है, लाहौर में, सासाराम में, दिल्ली में या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की जल्दी से आप सभी लोग कोशिश करेंगे साथियों। इस प्रकार हुमायूं का मकबरा कहां हो जाता है, दिल्ली में हो जाता है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए कि गोपाल कृष्ण गोखले ये किसके राजनीतिक गुरु थे, सुभाष चंद्र बोस के, भगत सिंह के, जवाहरलाल नेहरू के या महात्मा गांधी के। बताइए, गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात करें, गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात करें तो ये राजनीतिक गुरु थे। और किसके राजनीतिक गुरु थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। यानी कि आपका आंसर जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। महात्मा गांधी का जन्म कहां पर हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि सवाना घास के मैदान है ये कहां पर पाए जाते हैं, पूर्वी अफ्रीका में, वेनेजुएला में, कोलंबिया में या ये इन सभी में। यहां पर सभी में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या ये सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। बताइए, तो साथियों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि सवाना घास के मैदान केन्या में भी पाए जाते हैं, इनके पूर्वी अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, वेनेजुएला में भी पाए जाते हैं और कोलंबिया में भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। गुलाबी क्रांति का संबंध किस उत्पाद से है, टमाटर से है, बाजार से है, ठीक है, या झींगा से, बाजरा लिखा हो सकता हो, झींगा मछली से है या पेट्रोलियम से है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। आप सभी लोग याद रखेंगे कि गुलाबी क्रांति का संबंध जो है झींगा मछली से है। अगर ऑप्शन में प्याज आ जाता तो प्याज भी इसका सही उत्तर होता, यानी कि झींगा मछली की जगह अगर प्याज आ जाता तो प्याज इसका उत्तर हो जाता। बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है या सामवेद है। सामवेद को आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद को कहा जाता है और नया वेद अथर्ववेद को कहा जाता है। तो सबसे प्राचीनतम वेद मैंने आपको बता दिया क्या हो जाता है, ऋग्वेद हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ अगर आपका आंसर जा रहा है तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया, बताइए, संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया ये आपको बताना है। जल्दी से करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। बताइए, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1948 या 26 जनवरी 1948। बताइए, तो पारित कब हुआ, पारित 26 नवंबर 1949 को हुआ। लेकिन 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रभावी कब हुआ तो 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ और पारित कब हुआ तो 26 नवंबर 1949 को हुआ। तो यहां पर आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राममोहन राय ने, विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने या रामकृष्ण परमहंस ने। तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी तो 1828 में हुई थी। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई, तो राजा राममोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो इस प्रकार आपके इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, महानदी पर, कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर या नर्मदा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है वो कौन सी नदी पर है ये आपको बताना है। जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। तो नागार्जुन सागर बांध जो है, ठीक है, वो कौन सी
नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। यानी कि अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए कि माइक्रोफोन का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? यानी कि माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था ये आपको बताना है। लुइस एस लेनोमार्ड ने, एमिली बर्नर ने, या सैमुअल एफ बी मोर्स ने, या जेम्स पकले ने? बताइए। आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है किसने किया था? एमिली बर्नर ने किया था। यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है। ये सभी प्रश्न आपके लिए मैराथन के लिए यहाँ पर चूज किए गए हैं। ठीक है, ये जीके को आपकी मजबूत कर देगा और जीके की आपको कवर कर देगा, पूरी जीके की। ठीक है, चलिए, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति कहलाते हैं, या उपराष्ट्रपति होते हैं, या प्रधानमंत्री होते हैं राज्यसभा के सभापति? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आया है। आप सभी लोग साथियों ध्यान रखेंगे, राज्यसभा की बात आई है तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और राज्यसभा के सभापति की अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा कि धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 2 डायोप्टर, 3 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, या 0 डायोप्टर? बताइए। यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आप लोग बताइए कि धूप के चश्मे की पावर जो होती है वो 0 डायोप्टर की होती है। यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है। और अगर आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? काली मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है, लाल मिट्टी के लिए, जलोढ़ मिट्टी के लिए, या लेटराइट मिट्टी के लिए? जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक उत्तर क्या हो सकता है? बताइए। आप सभी लोग इस क्लास को एक बार शेयर भी कर देंगे अगर आप सभी लोगों ने इस क्लास को शेयर नहीं किया हो। तो आपको ध्यान रखना है, जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये एक ऐसी मिट्टी है जिसके लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो जलोढ़ मिट्टी यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है, काली मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका राइट आंसर के निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्रफल पर विस्तृत है? बताइए। अधिकतम क्षेत्रफल पर पाई जाती है काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, या जलोढ़ मिट्टी? तो बात करें यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर जो मिट्टी पाई जाती है उसका नाम है काली मिट्टी। क्या नाम है? काली मिट्टी। और अभी मैंने आपको बताया काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी ही कहा जाता है और जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल मिट्टी कहा जाता है। ये भी आपको अपने जहन में ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ जो हुआ है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ है, तीसरी, चौथी, या पांचवी पंचवर्षीय योजना में हुआ है? बताइए। चलिए, तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो है वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी ये आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए कि पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? बताइए। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? योजना आयोग है, वित्त आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, या केंद्रीय कैबिनेट है? तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा। यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। और अगर आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारत के पहले वायसराय कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, या लॉर्ड माउंटबेटन थे, या लॉर्ड कैनिंग थे, या राजगोपालाचारी थे? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत के पहले वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। यहाँ पर बी लिखा हुआ है, खैर कोई बात नहीं। तो जो लोग भी लॉर्ड कैनिंग के साथ है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लंदन में, जेनेवा में, काठमांडू में, या मनीला
जिला में। सार्क के मुख्यालय की अगर हम लोग बात करें तो ये कहां पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। नेपाल ना आए तो काठमांडू आ जाएगा। तो सार्क का हेडक्वार्टर साथियों कहां पर स्थित है? काठमांडू में स्थित है। तो आपका आंसर जहां पर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा अगर आपसे पूछ लिया जाए यहां पर मान लीजिए आसियान का मुख्यालय कहां पर है, तो आप लोग जकार्ता बताओगे। अगला प्रश्न देखिए जो कि सुपर फास्ट, यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आया है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या काजीरंगा नेशनल पार्क है, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है? बताइए। जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। साथियों यहां पर आपको ध्यान रखना है कुछ बात। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला राष्ट्रीय जो उद्यान है ये कब बनाया गया, तो 1936 में बनाया गया। इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था। लेकिन हेली नेशनल पार्क तो ऑप्शन में कहीं पर है ही नहीं। तो हेली नेशनल नेशनल पार्क का नाम बाद में क्या कर दिया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। तो अब हो क्या गया है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यहां पर आपसे पूछा जाए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, तो आप लोग क्या बताओगे? उत्तराखंड में स्थित है साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि अक्षरधाम मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है, अक्षरधाम मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है या बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। तो बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो ये तो तमिलनाडु में ही स्थित है। गोमतेश्वर मंदिर कर्नाटक में ही स्थित है। कालीघाट मंदिर पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। लेकिन आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा कि अक्षरधाम मंदिर जो है महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि दिल्ली में स्थित है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वाला सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि आटाकामा मरुस्थल ये अफ्रीका में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है या ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? बताइए। जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? बताइए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल बताइए, तो आटाकामा मरुस्थल आपको बताना है। और बात करें आटाकामा मरुस्थल कहां पर स्थित है, तो यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? 1981 में, 1972 में, 1881 में या 1972 में? बताइए। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? देखिए अगर यहां पर पूछा लिया जाता कि भारत की जो जनगणना की गई यानी कि जो नियमित जनगणना की गई वो किसके कार्यकाल में सबसे पहले की गई, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई। कब की गई? तो 1881 में की गई। ठीक है, कब की गई? 1881 में की गई। यहां पर नियमित आ जाए या संपूर्ण आ जाए तो क्या बताओगे? 1981 में की गई। सॉरी, मैंने शायद 1881 बोल दिया, 1981 में की गई। और अगर ये पूछा जाए भारत की पहली जनगणना कब की गई तो आपको 1872 बताना है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, बताइए कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था ये मराठा और किसके बीच लड़ा गया था? अकबर के बीच यानी कि मराठा और अकबर के बीच, बाबर और मराठा के बीच या मराठा और बैरम खां के बीच या मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच? आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो 1761 में हुआ था। ये मराठा के बीच लड़ा गया और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। यानी कि आंसर जो जाता है वो क्या जाता है? ऑप्शन नंबर डी के साथ आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर चला जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ? सूरत अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन या बेलगांव अधिवेशन? बताइए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपके सामने है कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में आपको ध्यान रखना है साथियों। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच क्या हो गया? समझौता हो गया। तो आंसर जो जाता है साथियों वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए कि उत्तर प्रदेश को कुल कितने संभागों में विभाजित किया गया है? अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, तब भी आप लोग 18 बताओगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश को कितने संभागों में विभाजित किया गया है, तब भी आप लोग 18 ही बताओगे। और मंडलों पूछा जाए, सबमंडलों पूछा जाए, बात एक ही है। तो आंसर जिनका भी सी जा रहा है बिल्कुल सही जा रहा है साथियों। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु की वजह से नहीं होता है? काली खांसी, चेचक, टाइफाइड, हैजा? थोड़ा सा टफ प्रश्न आपको लगेगा लेकिन आप लोग बताने की कोशिश करेंगे साथियों। बताइए। चलिए,
देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो आपको ध्यान रखना है जो चेचक है ना ये आपका विषाणु के द्वारा होता है। ये जीवाणु से द्वारा थोड़ी ना होता है, जीवाणु द्वारा, ये विषाणु के द्वारा होता है। बाकी सारे जितने रोग हैं जैसे कि टाइफाइड है, हैजा है, काली खांसी, ये सब जीवाणु द्वारा वो रोग होते हैं। तो आंसर जो जाता है वो साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, क्योंकि ये जीवाणु जनित रोग नहीं है, ये विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न देखिए, तंबाकू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा के कटक में, शिमला में, देहरादून में या राजमुंदरी में? बताइए क्या होगा। आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। आपको साथियों ध्यान रखना है कि तंबाकू शोध संस्थान ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो राज्य तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आंध्र प्रदेश के किस जगह पर स्थित है ये आपसे पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में स्थित है। तो ऑप्शन में हो सकता और राजमुंदरी की जगह आंध्र प्रदेश आ जाता, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको दोनों ही चीजें बता दी है। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा। भारत को कितने देशों की सीमा स्पर्श करती है? 9 देशों की सीमा, 8 देशों की सीमा, 7 देशों की सीमा, 6 देशों की सीमा? कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कई सारी परीक्षाओं में। तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा। देखिए बांग्लादेश की सीमा छूती है भारत की सीमा को, चीन की सीमा, पाकिस्तान की सीमा, नेपाल और म्यांमार की सीमा, भूटान और अफगानिस्तान की सीमा। तो ये कुल कितने देश हो जाएंगे? ये कुल आपको 7 देश हो जाएंगे, आपके 7 देश हो जाएंगे, यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा लंबी सीमा जो है कौन से देश की है जो भारत को टच करती है? बांग्लादेश की सीमा है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए कब चुना गया? 1892 में, 1992 में, 1916 में या 1940 में? दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए कब चुना गया ये आपको बताना है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। दादा भाई नौरोजी को, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इनको 1892 में चुना गया, यानी कि आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, अफ्रीका है या अटलांटिका है? जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो पूरे विश्व में कितने महाद्वीप हैं, तो महाद्वीपों की संख्या है 7। कौन कौन से हैं? एशिया महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, उसके अलावा दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया, ये 7 महाद्वीप है। इसमें से अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से या जनसंख्या की दृष्टि से, तब भी आपको क्या बताना है, एशिया महाद्वीप ही सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि भारतीय संविधान में दल बदल कानून कौन सी अनुसूची में दर्शाया गया है? 8वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में या 12वीं अनुसूची में? तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा साथियों। तो भारतीय संविधान में अगर दल बदल कानून की बात करें तो वो 10वीं अनुसूची में दर्शाया गया है साथियों। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं उन सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? ग्रैमी पुरस्कार को, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को या नोबेल पुरस्कार या भारत रत्न को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है ये आपको बताना है, बताइए। तो अगर बात करें एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है ये किसको कहा जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो रमन मैग्सेसे कौन थे? ये फिलीपींस के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा कि उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी ये लखनऊ में स्थित है, कानपुर में, आजमगढ़ में या इटावा में स्थित है? लॉयन सफारी कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हाथी सफारी पार्क कहां पर है, तब भी इटावा आपको बताना है। और लॉयन सफारी अगर आपसे पूछा जाए तब भी आपको इटावा बताना है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए नाइट सफारी पार्क कहां पर है, तो ग्रेटर नोएडा में है। नाइट सफारी पार्क कहां पर है? ग्रेटर नोएडा आपको बताना है। चलिए, तो मौसम संबंधी घटनाएं जो होती हैं यह वायुमंडल की कौन सी परत में होती हैं? शोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में या बहिर्मंडल में होती है जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। तो मौसम संबंधी घटनाएं जो होती हैं ये आपके शुभ मंडल में होती हैं, यानी कि आंसर जो जाता है वो किसके साथ जाता है? ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है आंसर आपका। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के कहां पर होती हैं? शुभ मंडल में होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है? भारत और चीन देश को क्या रेडक्लिफ रेखा अलग करती है, मैकमोहन रेखा अलग करती है, डूरंड रेखा अलग करती है या 70वीं समानांतर रेखा अलग करती है? तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या है? देखिए, रेडक्लिफ रेखा की बात करें तो ये तो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। डूरंड रेखा की बात करें तो ये तो भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें मैकमोहन रेखा की तो ये भारत और चीन को अलग करती है मैकमोहन रेखा। तो यहां पर आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि गरीबी हटाओ का नारा ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया, ये आपको बताना है। गरीबी हटाओ का नारा जो है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, पांचवी या छठी पंचवर्षीय योजना? तो आपको ध्यान रखना है कि गरीबी हटाओ का नारा जो है वो पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, आपको बताना है वो कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? कानपुर अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन या अहमदाबाद अधिवेशन? यहां पर आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, 1924 में हुआ था एक अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो आपका आंसर अगर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में कुल सड़कों की लंबाई का कितना प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्ग है? मान लीजिए भारत की कुल सड़कें हैं 100%, तो कितना परसेंट जो है राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उसके पास है? तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? 1.7% ये क्या है? ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है भाई। अगला प्रश्न देखिए कि भारत की पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती मीरा कुमार, श्रीमती सुचिता कृपलानी या श्रीमती सुषमा स्वराज? भारत की पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष आपको बताना है। जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? आप सभी लोग याद रखेंगे साथियों, भारत की पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष जो थी वो श्रीमती मीरा कुमारी थी। कौन थी? श्रीमती मीरा कुमार थी, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति कब लाई? 1954 में, 1952 में, 1999 में या 1960 में? बताइए। उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति कब लाई गई? ये आपको बताना है। 1952 में लाई गई। 1954 में चकबंदी योजना चलेगी, ये भी आपसे पूछा जाता है। 1954 में चकबंदी योजना और 1952 में उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति लाई गई। अगला प्रश्न देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा कि भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? नहरें हैं, तालाब हैं, कुएं और नलकूप दोनों हैं? तो क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताना। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं, आपका आंसर भी बिल्कुल सही जा रहा है कि कुएं और नलकूप इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? ब्रजभाषा या अवधि में, खड़ी बोली में, भोजपुरी में? अगर आपसे पूछा जाए अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था तो एटा, कासगंज, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। आपसे पूछा जाए अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी तो खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। यानी कि आंसर जो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तानसेन का मकबरा कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। अभी आपको बताया गया था हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है, तो आपने दिल्ली बताया था। अब आप लोग बताइए तानसेन का मकबरा कहां पर स्थित है? जल्दी से करेंगे। ग्वालियर में, झांसी में, इटावा में या आगरा में? बताइए। अगर बात करें तानसेन की तो ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे भाई, ठीक है। इनका इनका मकबरा कहां पर स्थित है? तो ग्वालियर में इनका मकबरा है। यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? बताइए। 2011 में जो अभी पिछली जनगणना हुई थी, आपको बताना है ये स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की जनगणना है? बताइए। जल्दी से करेंगे। स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? तो स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की ये कौन सी जनगणना है? 7वीं जनगणना है। यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है साथियों। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के पहले सत्र का आयोजन किया गया था? बदरुद्दीन तैयब जी की, डब्ल्यू सी बनर्जी, जेबी कृपलानी या ए ओ हो? बताइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए साथियों।
तो जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के पहले सत्र का आयोजन किया गया, व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। तो आंसर किसके साथ जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी के साथ आंसर जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का पहला उत्तराधिकारी था, रुकनुद्दीन फिरोज, आराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम या रजिया सुल्तान। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो इल्तुतमिश का पहला उत्तराधिकारी जो था वो रुकनुद्दीन फिरोज था, यानी कि आंसर जो जाता है वो किसके साथ चला जाता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर चला जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत के इनमें से कौन से वायसराय थे, यानी कि जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उस समय ब्रिटिश भारत के कौन वायसराय हुआ करते थे, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड लिनलिथगो। तो क्या हो सकता है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए, आप सभी लोग बताइए। तो अगर लॉर्ड वेलिंगटन आपका आंसर जा रहा है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आपको ध्यान रखना है दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के कौन वायसराय थे, तो लॉर्ड वेलिंगटन वायसराय थे, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 के अनुच्छेद यानी कि 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक मुख्य रूप से भारत के संविधान का कौन सा भाग है, पहला भाग है, दूसरा भाग है, तीसरा भाग है या चौथा भाग है। बहुत ही उम्दा प्रश्न है, तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या है बताइए। तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है वो संविधान का चौथा भाग है। कौन सा भाग है, चौथा भाग है, आपको ध्यान रखना है। और चौथे भाग की बात करें तो किसका जिक्र किया गया है, नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये तीनों प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। तो बात आपको ध्यान रखना है, 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस मनाया जाता है। भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग याद रखेंगे, ये इस बार आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा, पूछा जाएगा, 16 दिसंबर को यानी कि विजय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गैलिना इनमें से किस धातु का अयस्क है, पारे का, शीशे का, टिन का या ये सभी। गैलिना जो है इनमें से कौन सी धातु का अयस्क है, ये आपको बताना है, बताइए। तो आप लोग याद रखिए, गैलिना जो है ये किसका अयस्क है, शीशे का अयस्क है, यानी कि आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर बिल्कुल सही चला जाता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, आपको बताना है। 100 सदस्य हैं, 104 सदस्य हैं, 114 सदस्य हैं या 116 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, तो लगभग आंसर जो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 100 सदस्य आपको राइट आंसर लगाना है। ऑप्शन के हिसाब से क्या राइट आंसर हो जाएगा, 100 आपका आंसर चला जाएगा। आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा कि गाजर निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किसमें संबंधित है, बताइए। गाजर में विटामिन डी है, विटामिन ए है, सी है या ये बी है, ये आपको बताना है साथियों। तो आंसर जो जाता है वो विटामिन ए के साथ चला जाता है, यानी कि विटामिन ए कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि गाजर से हमको क्या प्राप्त होता है, विटामिन ए की हमको प्राप्ति होती है। अगर हम लोग बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है और एक जीरोप्थेल्मिया रोग होता है, यह भी विटामिन ए की कमी से हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर आप सभी को पता है महावीर स्वामी थे। पहले तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव थे। लेकिन यहाँ पर 23वें तीर्थकर की बात चल रही है तो पार्श्वनाथ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है, यानी कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। आप सभी लोगों को याद रखना है साथियों। अगला प्रश्न देखिए कि फ्रीडम इन एग्जाइल ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। दलाई लामा है, विलियम शेक्सपियर है, रविंद्रनाथ टैगोर है या लुई फिशर है, बताइए। तो अगर बात करें फ्रीडम इन एक्जाइल ये पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक दलाई लामा है, आपको ध्यान रखना है। इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, दलाई लामा हो जाएंगे, ये आप सभी लोगों को याद रखना है। आपने सुना होगा द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, विलियम शेक्सपियर हो जाएंगे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, शेरशाह का अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी, 16:1, 32:1, 48:1 या 64:1। तो आप सभी
लोग याद रखेंगे 64:1 याद रखेंगे, यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि तमाशा नृत्य जो है ये किस प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है, यानी कि तमाशा नृत्य क्या महाराष्ट्र में किया जाता है या गुजरात में किया जाता है, उत्तर प्रदेश में किया जाता है या राजस्थान में किया जाता है, बताइए। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र में जो है वो तमाशा नृत्य किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। ब्राजील की राजधानी कहां पर स्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है कि अल्मारा में, ब्राजीलिया में, नामपेन्ह में या नैरोली में, यानी कि ब्राजील की राजधानी क्या है यह आपसे पूछी जा रही है। सिंपल सी बात बताइए। तो आप सभी लोग देखिए याद रखेंगे कि ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। क्या है, ब्राजीलिया है, यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं उन सभी का आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे, ये आपको बताना है, बताइए। अगर आपसे देखिए पूछ लिया जाए कि भारत वो ऐसे कौन से एकमात्र खिलाड़ी हैं, पहले खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया, तो भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी जो थे वो सचिन तेंदुलकर थे, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, जो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले जो पहले संगीतकार थे वो कौन थे, सुब्बा लक्ष्मी थे। एस सुब्बा लक्ष्मी थे, यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल जनसंख्या जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, बताइए। जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है साथियों, क्या हो सकता है, बताइए। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है 15.41%, यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सिकंदर ने भारत पर उस समय हमला किया जब मगध पर किसका शासन था, महापद्म नंद का था, गहनानंद का था, शिशुनाग का था या अजात शत्रु का था। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपके सामने आया है। आपको ध्यान रखना है, जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय भारत का शासन किसके हाथ में था, घनानंद के शासन में था, यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है भाई। अगला प्रश्न देखिए, बैक हैंड शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है, यानी कि कौन से खेल में बैक हैंड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, बताइए भाई। जैसे कि अगर बात करें तो आपने सुना होगा स्टंप, तो स्टंप शब्द जैसे कि हम लोग क्रिकेट में इस्तेमाल करते हैं, तो उसी पे एलबीडब्ल्यू जो है वो भी क्रिकेट में इस्तेमाल करते हैं, तो उसी प्रकार बैक हैंड शब्द जो है वो किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है साथियों, तो बैक हैंड जो शब्द है ये आपके बैडमिंटन में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है, बताइए। तो 7वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। तो साथियों आप सभी लोग देखिए याद रखेंगे कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची है इसका संबंध किससे है, भारत की भाषाओं से है। तो 8वीं अनुसूची का ऑप्शन कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, गुजरात में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो मध्य प्रदेश में आपको बताना है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में स्थित है, और संजय राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी साथियों मध्य प्रदेश में ही स्थित है। तो यहाँ पर आपके इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को पूर्व के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, लखनऊ को पूर्व के मैनचेस्टर कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है, वाराणसी को कहा जाता है या आगरा को कहा जाता है, इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है, बताइए। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को, तो उत्तर प्रदेश के कानपुर को क्या कहा जाता है, पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है, तब भी कानपुर आएगा। चमड़े की राजधानी किसे कहा जाता है, तब भी कानपुर ही आपको बताना है। अगला प्रश्न देखिए, संसद के ऊपरी सदन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा सीटों के आवंटन से संबंधित कौन सी अनुसूची संबंधित है, तो कौन सी अनुसूची संबंधित है, पहली है, पांचवी है, छठी अनुसूची है या 7वीं अनुसूची है, बताइए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है साथियों, 5वीं अनुसूची संबंधित है। कौन सी अनुसूची संबंधित है, 5वीं अनुसूची संबंधित है, यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है।
अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है कि संपत्ति का अधिकार ये क्या है? ये क्या मौलिक अधिकार है या ये प्राकृतिक अधिकार है या विधिक अधिकार है या आपका इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग साथियों देखिए जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार जो है ये एक विधिक अधिकार है। यानी कि आंसर जो जाता है वो किसके साथ चला जाता है? ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पूछा जा रहा है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ये आपको बताना है। सुखदेव सिंह, दिनेश कृशाल सिंह, राघव प्रसाद सिंह या सुनीत शर्मा। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो अभी वर्तमान समय के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आप सभी लोगों को याद रखना है, वीके त्रिपाठी हैं, जिनको कहते हैं विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक है, तो विनय कुमार त्रिपाठी का नाम आपको ध्यान रखना है, ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत कितने रकम की सहायता दी जानी चाहिए? 20 लाख, 25 लाख या आपका 50 लाख या 60 लाख। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे 25 लाख की सहायता जो है वो दी जाती है। तो यानी कि आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। इनमें से कौन भैंस की किस्म है ये आपको बताना है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में जो मुर्रा लिखी हुई है ये एक भैंस की किस्म है, भदावरी जो लिखी हुई है ये एक भैंस की किस्म है, नागपुरी लिखी हुई है ये एक भैंस की किस्म है। तो आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर चला जाता है साथियों। अगला प्रश्न देखिए और बताने की कोशिश कीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा कि राजस्व परिषद के न्यायिक मामलों में कितने सदस्य होते हैं? राजस्व परिषद के न्यायिक मामलों में 7 सदस्य होंगे, 2 सदस्य होंगे, 5 सदस्य होंगे या 4 सदस्य होंगे? बताइए। अच्छा प्रश्न है, आने वाला प्रश्न है परीक्षा में भाई, बताइए। तो राजस्व परिषद के न्यायिक मामलों में 7 सदस्य होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 7 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य, यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का नाम पहले क्या था? बताइए। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपको लगेगा, लेकिन ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिना छोड़े हुए बताने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का पहले नाम जो था वो जीवन जोखिम जोखिम जीवन व्यक्तिगत दृष्टिकोण बीमा योजना था। यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में भांबर क्षेत्र का निर्माण किस मिट्टी से हुआ है? बताइए। जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा भाई? तो कंकरीली और पथरीली मिट्टी से क्या हुआ है, किसका निर्माण हुआ है? भावर क्षेत्र का निर्माण हुआ है। आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर चला जाता है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया? बताइए। अच्छा प्रश्न है। तो कृषि जोत का अधिकतम सीमा निर्धारण ये सबसे पहले शुरू किया गया, या बची हुई भूमि का भूमिहीनों में वितरण करना, या जमींदारी उन्मूलन करना, या चकबंदी करना भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया? तो क्या प्रारंभ किया यह आपसे पूछा जा रहा है। आप सभी लोग याद रखेंगे जो जमींदारी उन्मूलन है साथियों, जमींदारी उन्मूलन है ये एक भूमि सुधार है और ये भारत में सबसे पहले भूमि सुधार के रूप में शुरू किया गया। आपको ध्यान रखना है। पूछा जा रहा है कि भारत का ध्वज गीत यानी कि झंडा गीत, झंडा गान जिसको कहते हैं, इसके रचयिता आपसे पूछे जा रहे हैं। तो भारत का जो ध्वज गीत है उसके रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, श्यामलाल गुप्ता पार्षद हैं, या इनमें से कोई नहीं? ध्यान दीजिए साथियों, यहाँ पर ध्वज गीत की बात चल रही है, राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत की बात नहीं चल रही है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ध्वज गीत है अर्थात जो झंडा गान है उसके रचनाकार कौन है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद हैं। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 5 अक्टूबर को, 8 सितंबर को या 6 अक्टूबर को? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई सारी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं उन सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के या अशोक के शासनकाल में? बताइए। जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? बताइए।
चलिए, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो डीमेकस था, ठीक है, इसको डाइमेकस भी कहते हैं। अगर आपको डाइमेकस कहीं पर आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज ना होना। तो ये किसके काल में आया था? ये बिंदु काल में भारत आया था, बिंदुसार के, सॉरी, भारत किसके काल में आया था? बिंदुसार के शासन काल में ये भारत आया था। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं उन सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? हीलियम गैस, मीथेन गैस, नाइट्रोजन गैस या ओजोन गैस? अच्छा प्रश्न है। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, वायुमंडल में जो ओजोन गैस होती है ये ओजोन गैस ही पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। तो क्या इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी? आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1856 में बना, 1865 में बना, 1853 में बना या 1863 में बना? तो विधवा पुनर्विवाह कानून की अगर हम लोग बात करें तो ये कब बना? तो 1856 में बना, यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है। और अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए जा रहा है तो बिल्कुल सही जा रहा है। आप सभी लोगों का उत्तर बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन देखिए कि पूछा जा रहा है जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा राम ने करवाया था या राजा राम फर्स्ट ने करवाया था, या परांटका ने करवाया था या अनुरुद्धापुर ने करवाया था? तो किसने करवाया था ये आपको बताना है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या है बताइए। तो बृहदेश्वर मंदिर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका निर्माण राजा राज ने करवाया था। राजा राम ने यहाँ पर बल्कि राजा राज लिखा होना चाहिए। राजा राज फर्स्ट ने करवाया था भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। माँ की जगह बस क्या आ जाएगा? जा आ जाएगा। राजा राज ने करवाया था। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। एक एक प्रश्न को आपको ध्यान से रखना है, अपने माइंड में स्टोर कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? जो संविधान में संशोधन होता है, यानी कि जो भी हम लोग करेक्शन कर सकते हैं संविधान में, वो कौन सी ये चीज जो है ये किस देश के संविधान से ली गई है ये आपसे पूछा जा रहा है। जर्मनी के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, स्पेन के संविधान से या इटली के संविधान से? बताइए। चलिए, तो संविधान में संशोधन जो है इस चीज का जिक्र अनुच्छेद 368 में किया गया है। ये पहली बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संविधान में संशोधन का प्रस्ताव जो है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला संविधान संशोधन कब किया गया था, तो 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि हुसैन सागर झील भारत में कहां पर स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में या आंध्र प्रदेश में? हुसैन सागर झील जो है पूछी जा रही है कौन से राज्य में स्थित है? तो हुसैन सागर झील की बात करें ये तो राज्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, यानी कि आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए राकसताल झील कहां पर स्थित है, तो राकसताल झील जो है वो आपके उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा। पूछा जा रहा है कि भारतीय रुपए का पहचान चिन्ह किसने डिजाइन किया था? जो भारतीय रुपया है इसका जो पहचान चिन्ह है ये किसने डिजाइन किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। डॉक्टर वेणुगोपाल रेड्डी ने या उदय कुमार ने या एपीजे अब्दुल कलाम ने? बताइए क्या हो सकता है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। तो उदय कुमार आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है इनका? उदय कुमार ने भारत के रुपए का पहचान चित्र जो है वो आपको पहचान चिन्ह जो है वो डिजाइन किया है, यानी कि इस प्रकार आपका आंसर अगर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए कि भारत का सबसे बड़ा नमक का उत्पादन कौन से राज्य में किया जाता है? तमिलनाडु में, ओडिशा में, गुजरात में या राजस्थान में? बताइए। नमक के उत्पादन की बात चल रही है साथियों, आपको ध्यान रखना है नमक का उत्पादन जो किया जाता है वो सबसे पहले यानी कि सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? गुजरात में सबसे ज्यादा किया जाता है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर।
2011 की जनगणना की बात चल रही है। पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा ऐसा राज्य था जिसकी जनसंख्या में कमी आई थी। तो हरियाणा में क्या जनसंख्या में कमी आई थी 2011 की जनगणना में, नागालैंड की, केरल की या राजस्थान की? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो आपको ध्यान रखना है। 2011 की जब जनगणना हुई थी तो उसमें पाया गया था आंकड़ों के अनुसार कि नागालैंड की जनसंख्या में तो कमी आई है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान अगर पूछ लिया जाए नागालैंड की राजधानी क्या है तो कोहिमा आपको बताना है। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल क्या था? 1905 से 1915 तक, 1926 से 1931 तक, 1885 से 1890 तक या 1858 से 1885 तक? तो लॉर्ड इरविन के अगर हम लोग कार्यकाल की बात करें तो आपको ध्यान रखना है 1926 से लेके 1931 तक किसने शासन किया था, किसका कार्यकाल था? तो लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया था उनका नाम क्या था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तानसेन, बैजू बावरा या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो क्या चला जाएगा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? तो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार राज्यपाल होगा, महाधिवक्ता होगा या महान्यायवादी होगा? तो किसे कहा जाता है? राज्य सरकार को आपको ध्यान रखना है। राज्य सरकार का जो कानूनी सलाहकार होता है वो महाअधिवक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? महाअधिवक्ता कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। जो लोग भी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही चुन रहे हैं। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 6 है, 8 है, 9 है या 12 है? तो भारत के जो आपको ध्यान रखना है, बताइए। तो भारत में जो तटीय राज्यों की सीमा की बात करें तो 9 इनकी संख्या हो जाएगी। क्या संख्या हो जाएगी? 9 संख्या हो जाएगी। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास ये प्रश्न है। भारत में तटीय राज्यों की संख्या 9 हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? अशोक के समय में, बिंबिसार के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में या समुद्रगुप्त के समय में? बताइए। तो आपको ध्यान रखना है मेगास्थनीज जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? चाल की, दूरी की, तरंग की या लीटर की? तो प्रकाश वर्ष की अगर हम लोग बात करें ये तो एक लंबाई की मापन की इकाई है, यानी कि लंबाई की मापन की इकाई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? दूरी हो जाएगा। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं उन सभी का यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अष्टदिग्गज जो है किस राजा से संबंधित है? बताइए। शिवाजी से, अशोक से, अकबर से या कृष्णदेव राय से? बताइए। जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या है? तो कृष्णदेव राय की अगर बात करें तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, ठीक है, यानी कि 8 तेलुगु के कवि थे, उनको ही अष्टदिग्गज कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है अष्टदिग्गज किससे संबंधित है? कृष्ण राय से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए आंध्र भोज के नाम से किसे जाना जाता है तो कृष्णदेव राय को ही आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? लखनऊ अधिवेशन की, कानपुर अधिवेशन की, बनारस अधिवेशन की या सूरत अधिवेशन की? तो गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें अगर हम लोग तो इन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने किसकी की थी? कानपुर अधिवेशन की, नहीं, बेलगांव अधिवेशन की थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो यहां पर आपका राइट आंसर किसके साथ चला जाता है? ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? 1990 में, 1950 में, 1989 में या 1960 में? क्या हो सकता है? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोगों का राइट आंसर क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी राजभाषा 1989 में घोषित किया गया, यानी कि राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल सही उत्तर है उन सभी लोगों को। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त थे, श्रीगुप्त थे, समुद्रगुप्त थे या चंद्रगुप्त थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आया है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था या किसने करवाया था? तो कुमारगुप्त ने करवाया था, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि रानी लक्ष्मीबाई ने सन 1857 के संग्राम में किस क्षेत्र का नेतृत्व किया था?
था। तो 1857 का जो संग्राम हुआ था उसमें रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से उसका नेतृत्व किया था, ये आपको बताना है। लखनऊ से, जगदीशपुर से, झांसी से या कानपुर से। तो यहाँ पर बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि झांसी। तो जो 1857 का विद्रोह था यहाँ पर झांसी से नेतृत्व किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि आधुनिकरण ने मानव के मन के किस दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है, ये आपको बताना है। जातिगत दृष्टिकोण में, धार्मिक दृष्टिकोण में, सांस्कृतिक दृष्टिकोण में, या ये सभी होगा, इसका राइट आंसर बताइए। यहाँ पर आप सभी लोग देखिए ध्यान रखेंगे कि आधुनिकरण ने मानव के मन में किस दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है, तो जातिगत दृष्टिकोण में भी परिवर्तन किया है और धार्मिक दृष्टिकोण में भी किया है और सांस्कृतिक दृष्टिकोण में भी किया है। तो इस प्रकार आपके इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, वही सेम प्रश्न आ गया आपके सामने। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आया है। महात्मा गांधी जी ने की थी, जॉर्ज यूले ने की थी, बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी या दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो जो कांग्रेस का इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता जो की थी वो जॉर्ज यूले ने की थी, यानी कि आपका आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। जो संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे वो तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह क्या थी, यानी कि 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था ये किस वजह से हुआ था, बंगाल विभाजन की वजह से हुआ था, चौरी चौरा कांड की वजह से हुआ था, या जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से हुआ था, या इनमें से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर। तो आप सभी लोग देखिए ध्यान रखेंगे क्या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, बंगाल विभाजन की वजह से हुआ था 1905 में स्वदेशी आंदोलन। तो यहां पर आपका प्रश्न का राइट आंसर अगर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, सितार वादक था, यानी कि सितार से संबंधित था, सितार बजाते थे, या तबला बजाते थे, या नगाड़ा बजाते थे, या वीणा बजाते थे, बताइए। बात करें समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को आपको ध्यान रखना है कविराज कहा जाता था। इन्होंने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी। यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए वीणा बजाना इनको पसंद था, वीणा बजाना। तो आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि केन बेतवा लिंग नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से, या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से, या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से, बताइए। आप सभी लोग देखिए ध्यान रखेंगे जो केन बेतवा लिंक नहर है ये आपकी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। कहां पर से गुजरती है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है तो मध्य प्रदेश आपको बताना है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए भाई। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निरपेक्ष दाब शब्द से क्या समझते हैं आप। थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर आपको ये प्रश्न लग रहा है तो एक बार ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को और बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है, बताइए। तो साथियों निरपेक्ष दबाव की बात करें, निरपेक्ष दाब की बात करें तो किसे कहा जाएगा, वायुमंडलीय और गेज दाबों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है कौन सा दाब, निरपेक्ष दाब। तो इस प्रश्न को आपको ध्यान रखना है, इसका उत्तर भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि तेलंगाना को एक नए राज्य के रूप में बनाने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था, चिदम्बरम समिति को, श्री कृष्णा समिति को, दुग्गल समिति को, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तेलंगाना की बात करें तो 2 जून 2014 को इसका गठन किया गया था। तेलंगाना को एक नए राज्य के रूप में बनाने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था, तो श्री कृष्ण समिति गठित की गई थी। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए प्रत्येक वर्ष कितने श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कौन कौन से। देखिए शांति
के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में रसायन हो गया, भौतिक हो गया, चिकित्सा विज्ञान हो गया और अर्थशास्त्र हो गया। तो कितने क्षेत्र में दिया जाता है आप लोग ध्यान रखेंगे, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। यानी कि आपके इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। प्लूटो है, एडम स्मिथ है, मोहन राकेश है या लुई फिशर है, बताइए। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। देखिए प्लूटो की एक पुस्तक आपको ध्यान रखना है, रिपब्लिक। रिपब्लिक पुस्तक किसकी है, प्लूटो की है। और आधे अधूरे पुस्तक किसकी है, मोहन राकेश की पुस्तक है। वेल्थ ऑफ नेशन ये किसकी पुस्तक है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। वेल्थ ऑफ नेशन जो है ये एडम स्मिथ की पुस्तक है। यानी कि आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि बुलंद दरवाजा यहाँ पर लिखा है, बुलंद दरवाजा अकबर ने किस उपलक्ष्य में बनवाया था। पानीपत की विजय हुई थी जब बनवाया था, पानीपत का युद्ध ये जीता था तब, या मेवाड़ का युद्ध, या गुजरात विजय के लिए, या जोधा की याद, बताइए क्या होगा आपके इस प्रश्न का। बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। देखिए बुलंद दरवाजे की अगर बात करें तो इसको किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। कब बनवाया था, 1602 में बनवाया था। और किस विजय पर बनवाया था, तो गुजरात विजय पर बनवाया था। यानी कि आपका आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है, बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी, कंठाभरण, वाणी विलास की उपाधि दी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से की गई है, बताइए कब से की गई थी। 1860 से, 1986 से, 1996 से या 1896 से, बताइए। आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, ओलंपिक खेलों की अगर बात करें तो सबसे पहले ये यूनान के एथेंस में शुरू किए गए। और सबसे पहली बार कब किए गए, तो 1896 में किए गए। यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना कब बनाएगी, बताइए। यानी कि गुजरात दिवस कब मनाया जाता है, महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो एक ही दिन पर 1 मई को ही गुजरात दिवस भी, 1 मई को ही महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और 1 मई को ही मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर वर्ष भी आपको बताना है, तो 1 मई 1960 को मनाया जाता है गुजरात, यानी कि सबसे पहली बार मनाया गया था इस दिन। ठीक, और वैसे हर बार कब मनाया जाता है गुजरात दिवस, 1 मई को ही मनाया जाता है। ठीक है, बात आपको ध्यान रखना है साथियों। अगर हम लोग बात करें 16 मई की, तो 16 मई को सिक्किम दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 नवंबर को पंजाब दिवस और हरियाणा दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि संविधान का संशोधन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 360 में, अनुच्छेद 368 में, बताइए। तो संविधान संशोधन की बात करें, कौन सा अनुच्छेद संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि अनुच्छेद 368 संबंधित हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। संविधान में संशोधन कौन करता है, केवल संसद ही जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म ऑस्कर के लिए चयनित नहीं हुई। तो मधुमती, साहब बीवी और गुलाम, आखिरी खत या सूर्यवंशम। तो बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाता है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। तो आंसर जो है वो मधुमती की बात करें, मधुमती को भी ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका है, साहब बीवी गुलाम को भी, आखिरी खत को भी, लेकिन सूर्यवंशम को नहीं मिला था। तो आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है, बताइए। जुलू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, अफ्रीका के नाइजीरिया में पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में, या श्रीलंका में, या न्यू गिनी में पाई जाती है। तो जुलू जनजाति जो है वो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। एक श्रीलंका में जनजाति पाई जाती है, जो आपसे पूछा जाएगा कि बेद्धा जनजाति कहाँ पाई जाती है, श्रीलंका में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत का पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, गुलजारी लाल नंदा थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, या इंदिरा गांधी थी। तो अगर बात करें गुलजारी लाल नंदा की, तो गुलजारी लाल नंदा जो थे ये पहले प्रधानमंत्री थे। कैसे पहले प्रधानमंत्री, बल्कि पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला प्रश्न देखिए कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, धमनी को, पिट्यूटरी ग्रंथि को, ग्लोमेरुलस को, या आपका कैल्सीफेरॉल को। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है साथियों। तो मास्टर ग्रंथि की बात करें, मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। तो आपका आंसर किस प्रश्न के उत्तर के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति की थी, बताइए। निर्वाण की प्राप्ति कहां पर की थी, सारनाथ में, गढ़मुक्तेश्वर में, कुशीनगर में, या श्रावस्ती
अवस्थी में। तो बात करें अगर हम लोग, इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो क्या हो जाता है भाई, आप सभी लोग याद रखेंगे कि यहाँ पर निर्माण की प्राप्ति जो हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर में क्या हुआ था, निर्माण की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध को हुई थी। लाइट ऑफ एशिया इनको कहा जाता है, एशिया का ज्योति पुंज इनको कहा जाता है, ये भी आपको साथियों ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए। भारत का सबसे स्वच्छ शहर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है, दिल्ली है, मुंबई है, इंदौर है या भोपाल है। अगर बात करें भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा है, यानी कि सफाई सुथराई के मामले में बिल्कुल जीरो हो, तो वो पटना आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो वो इंदौर, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है, इंदौर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है, तो साथियों इंदौर में ही किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको देखना है लेखक लिखे हुए हैं और उनकी पुस्तकें लिखी हुई हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें क्या इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, बताइए भाई। तो जो प्रीजेंट डायरी है वो तो जयप्रकाश नारायण ने ही लिखा है इसको। बूंद और समुद्र की बात करें तो ये अमृतलाल नागर के द्वारा लिखी गई है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सुमेलित नहीं होगा, और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। बाकी लाइफ डिवाइन जो है वो भी अरविंद घोष के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, और इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई है। तो ये चारों पुस्तकों और उनके लेखक के नाम आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल है, ये क्या ईंटों का बना है या पत्थर का बना है, लकड़ी का बना है या मिट्टी का बना हुआ है। इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो सकता है, बताइए। तो आपको ध्यान रखना है साथियों कि जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल है ये किसका बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। झूमर नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है, यानी कि झूमर नृत्य कहाँ पर किया जाता है, पंजाब में किया जाता है या हरियाणा में या गुजरात में किया जाता है या राजस्थान में किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो आपको ध्यान रखना है साथियों, झूमर नृत्य जो है वो हरियाणा में किया जाता है। यानी कि राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा महिला साक्षरता कौन से जिले में थी। तो सबसे ज्यादा महिला साक्षरता जो थी वो कहां पर थी, कानपुर में थी। यानी कि आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाता है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ताजमहल का निर्माण आपको बताना है कब किया गया था, किसने किया था ये भी आपको पता है, और किसके लिए किया गया था ये भी आपको पता है। लेकिन यहां पर आपको बताना है, और कहां पर है ताजमहल ये भी आपको पता है, लेकिन कब किया गया था ये आपके लिए प्रश्न बनेगा और ये आपसे पूछा जाएगा। तो 1632 में ताजमहल का निर्माण किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। शाहजहां ने किया था, मुमताज महल की याद में किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, नींबू का पीएच मान कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। नींबू का पीएच मान देखिए, अगर बात करें हम लोग आंसू का पीएच मान कितना होता है तो 7.4 होता है। अगर बात करें शराब का पीएच मान कितना होता है तो 2.8 होता है, और नींबू का पीएच मान कितना होता है तो 2.4 होता है। यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, लाला हरदयाल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने या महात्मा गांधी ने। अगर बात करें गदर पार्टी की तो दो नाम आपको ध्यान रखना है, एक तो लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी और उसके साथ साथ सरदार सोहन सिंह ने भी इसकी स्थापना की थी। लेकिन यहाँ पर सरदार सोहन सिंह ऑप्शन में नहीं है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, लाला हरदयाल लगाना पड़ेगा। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाते तो तब भी आप क्या लगाते, लाला हरदयाल ही लगाते, क्योंकि जो सबसे ज्यादा योगदान दिया है इसकी स्थापना में वो लाला हरदयाल जी ने दिया है। अगर बात करें इसकी स्थापना हुई कब थी तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, देखिए अल्बानिया की राजधानी तिराना है, अंगोला की राजधानी लुआंडा है, लेकिन बहामा की राजधानी कैनबरा नहीं है। क्यों? क्योंकि कैनबरा जो है ये तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, बहामा की राजधानी नहीं है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर बहामा की राजधानी है क्या, तो नसाउ जो है वो बहामा की राजधानी है। तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सुमेलित नहीं होगा, और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। और विश्व टीवी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करें तो 15 मार्च को मनाया जाता है। यानी कि आपका आंसर अगर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों
होगा, राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? बहुत ही आसान प्रश्न है, जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इसका राइट आंसर 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल सही हैं। भारत में हीरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या झारखंड में? बताइए। अगर बात करें हीरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो मध्य प्रदेश में किया जाता है। और कौन से ज़िले में किया जाता है? पन्ना ज़िले में किया जाता है। दोनों ही बातें आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले में किया जाता है। साथियों 32% यहाँ पर उत्पादन किया जाता है मध्य प्रदेश में हीरे का। अगला प्रश्न देखिए कि भारत का राष्ट्रीय बजट कब पेश किया गया? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? बताइए। कब पेश किया यानी कि कौन से महीने में पेश किया गया भारत का राष्ट्रीय बजट, ये आपको बताना है। अप्रैल में, फरवरी में, जनवरी में या जुलाई में? तो यहाँ पर आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है? जल्दी से एक बार बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। भारत का राष्ट्रीय बजट कब पेश किया गया? आप सभी लोग जानते हैं कि कब पेश किया जाता है, तो फरवरी महीने में पेश किया जाता है, यानी कि आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में सैयद सालार मेला कहाँ पर लगता है? बाराबंकी में लगता है, फतेहपुर सीकरी में लगता है, बहराइच में लगता है या लखनऊ में लगता है? आपको बताना है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बात करें उत्तर प्रदेश में सैयद सालार मेला जो लगता है वो बहराइच में लगता है, यानी कि बहराइच जिले में लगता है। तो ऑप्शन नंबर, महात्मा गांधी द्वारा आयोजित भारत में पहला आंदोलन कौन सा था? यानी कि वो आंदोलन का नाम बताना है जिसको महात्मा गांधी के द्वारा आयोजित किया गया था और वो भारत का पहला आंदोलन था। तो चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। तो 1917 में जो चंपारण आंदोलन चलाया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा भारत में पहला आंदोलन चलाया गया था। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए यानी कि चंपारण आंदोलन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कथकली कौन से प्रदेश का प्रमुख नृत्य है? तो कथकली क्या उत्तर प्रदेश में किया जाता है, केरल में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में किया जाता है? तो कथकली जो किया जाता है वो केरल का एक प्रमुख लोक नृत्य है, यानी कि केरल में किया। 2000 के नोट के पीछे किस चीज का चित्र दर्शाया गया है? तो लाल किले का होता है, मंगलयान का होता है, हम्पी मंदिर का होता है या सांची स्तूप का होता है? तो साथियों आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि 2000 के नोट के पीछे जो चित्र होता है वो किसकी तस्वीर होती है? मंगलयान की तस्वीर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। रक्त का यानी कि हमारे ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4, 7.8, 7.6.4 या 6.8? बताइए। देखिए बात करें दूध का पीएच मान तो 6.4 होता है, ठीक है। सिरके की बात करें तो 2.5 से लेकर 3.4 के बीच होता है लगभग लगभग, ठीक है। अगर दूध की बात करें तो 6.4 होता है, लेकिन रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है, यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में किस नगरी को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? बरेली को, मिर्जापुर को, लखनऊ को या मुरादाबाद को? तो उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद है और मुरादाबाद जिले को किस नाम से जाना जाता है? पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। आप सभी लोग याद रखेंगे साथियों, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? साथियों क्लास को आप सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए भाई, हर जगह इस क्लास को आप सभी लोग एक बार शेयर करेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध है? भाखड़ा नागल बांध है, टिहरी बांध है, सरदार सरोवर बांध है या हीराकुंड बांध है? बताइए। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध हो जाएगा। अकबर ने मुगल साम्राज्य की गद्दी कब संभाली थी? बताइए। अकबर ने मुगल साम्राज्य की गद्दी कब संभाली थी, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो अकबर ने मुगल साम्राज्य की गद्दी जो थी वो 1556 में संभाली थी, यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। आंसर जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिए कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी, मायावती या ममता बनर्जी? बताइए। चलिए, तो बात करें जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, किसी राज्य की महिला सबसे पहले तो मुख्यमंत्री बनी होगी, तो कौन से राज्य की बनी थी? वो उत्तर प्रदेश की बनी थी। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था सुचित्रा कृपलानी, यानी कि सुचित्रा कृपलानी जो थी ये सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री बनी थी। किस राज्य की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? अकबर ने, शेरशाह ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या बख्तियार खिलजी ने?
शेरशाह के द्वारा जो है वो चांदी का सिक्का शुरू किया गया था, यह बात आपको ध्यान रखना है। शेरशाह की अगर बात करें तो ये सूर साम्राज्य के संस्थापक है और इन्होंने ही कबूलियत प्रथा और पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि राजा रवि वर्मा क्या गायक हैं या एक्टर हैं या चित्रकार हैं या खेल से संबंधित कोई खिलाड़ी हैं? तो राजा रवि वर्मा की अगर बात करें तो ये चित्रकार हैं भाई, चित्रकारी से संबंधित है। यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है भाई। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एफटीपी की फुल फॉर्म आपको बताना है क्या हो सकती है। तो फोक टेक्निकल प्रूफ होगी, फाइल ट्रांसफर परमिशन होगी या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगी, बताइए। एफटीपी की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो फुल फॉर्म अक्सर परीक्षा में पूछ ली जाती है और ये भी प्रश्न आपके लिए परीक्षा के लिए बनेगा। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। यानी कि एफटीपी की फॉर्म, एक फाइल को दूसरी जगह भेजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है साथियों। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कि सबसे पहले खेल आपके सामने दर्शाए गए हैं, उसके बाद उस खेल से संबंधित ट्रॉफी आपके सामने दर्शाई गई है। तो आपको यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोग देखिए ध्यान से देखेंगे, हॉकी में तो आगा खां कप किया दिया जाता है, क्रिकेट में देवधर ट्रॉफी दी जाती है, फुटबॉल से संबंधित बात करें फेडरेशन कप दिया जाता है, लेकिन बैडमिंटन के क्षेत्र में यूरो कप नहीं दिया जाता है। यूरो कप जो दिया जाता है वो फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला सुमेलित नहीं होगा और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में मनरेगा की शुरुआत कब की गई? आपको बताना है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। तो मनरेगा की शुरुआत कब की गई साथियों? भारत में मनरेगा की शुरुआत जो की गई वो 2 फरवरी 2006 को की गई। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि पंचायती राज भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 40 में या अनुच्छेद 123 में, बताइए। क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। पंचायती अगर राज की बात करें तो पंचायती राज का जो जिक्र किया गया है वो अनुच्छेद 40 में किया गया है। यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है, बल्कि सी कह लो या बी कह लो भाई, ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक आपको लग रही होगी। अगर आपसे पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई, तो 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में पहले व्यक्ति जिसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था उनका नाम क्या था? हरगोविंद खुराना था, रविन्द्रनाथ टैगोर था, सीवी रमन था या वी एस नैयपॉल था, बताइए। चलिए, तो जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। कौन से क्षेत्र के लिए दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र के लिए दिया गया था। यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है और पूछा जाए कब दिया गया था, तो 1913 में दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में, बताइए। अगर आपसे पूछ लिया जा सकता है कि राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो असम आपको बताना है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ओडिशा में स्थित है। यानी कि ओडिशा के कटक में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कामधेनु योजना किससे संबंधित है? चावल उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, मुर्गी पालन से या इनमें से कोई नहीं? तो अगर बात करें यहाँ पर हम लोग कामधेनु योजना की, तो कामधेनु योजना जो है ये दूध के उत्पादन यानी कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वन रिपोर्ट जारी करने की शुरुआत कब से, यानी कि सबसे पहली वन रिपोर्ट कब जारी की गई, ये आपसे पूछा जा रहा है। 1988 में, 1987 में, 1985 में या 1965 में साथियों। तो वन रिपोर्ट जारी करने की शुरुआत जो की गई वो 1987 में की गई। यानी कि आंसर जो चला जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है, आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, चलिए अच्छा, किसके द्वारा इसको जारी किया जाता है वन रिपोर्ट को? तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और आपसे प्रश्न बनेगा कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून आपको बताना है। चलिए, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? तीसरी, चौथी, छठी या 10वीं? नाबार्ड की स्थापना की बात करें कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है साथियों। बात करें नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए कि नील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या गुजरात से? तो नील आंदोलन की बात करें, सॉरी नील विद्रोह की बात करें, तो इसकी शुरुआत जो होती है वो पश्चिम बंगाल से होती है। बात आपको ध्यान रख
भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? गांधीनगर में, मुंबई में, कलकत्ता में या जयपुर में? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप सभी लोग जानते होंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी, 11 जुलाई, 22 मार्च या 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अब आपके सामने आ चुका है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, ए या बी दोनों या महात्मा गांधी? चलिए, तो यहाँ पर बात करें, तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे वो लंदन में हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भीमराव अंबेडकर ने भी और तेज बहादुर सप्रू ने भी भाग लिया था। तो दोनों ही लोगों ने भाग लिया था, यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ है, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या गुजरात में? बताइए। तो आप सभी लोग देखिए ध्यान रखेंगे कि अगर चीनी की बात करें या आपका गन्ने की बात करें, चीनी की बात करें या गन्ने की बात करें, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी के साथ आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा कि वर्ष 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में है, भारत में निवास किया? मान लीजिए विश्व की जनसंख्या 100% है, तो भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, ये आपको बताना है। अगर हम लोग बात करें साथियों, देखिए, अगर पूरे क्षेत्रफल की बात करें, मान लीजिए पूरे विश्व का क्षेत्रफल अगर 100% है, तो मात्र भारत के पास कितना क्षेत्रफल है? 2.4% क्षेत्रफल जो है वो सिर्फ भारत के पास है। लेकिन जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? जनसंख्या 7.5% जनसंख्या है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अगर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कौन सा अधिकार है, शिक्षा का जो अधिकार है वो कौन सा अधिकार कहलाता है? विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मूल अधिकार, कौन सा अधिकार कहलाता है, ये आपको बताना है साथियों, बताइए। चलिए, तो ये कौन सा अधिकार कहलाया जाता है, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है? तो आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है, यानी कि ये मौलिक अधिकार है, अर्थात मूल अधिकार है। अगला प्रश्न देखिए, शहर आपके सामने दे रखे हैं और उसके बाद नदियां आपके सामने दे रखी हैं। आपको बताना है कि ये शहर क्या इस नदी के किनारे पर स्थित है या नहीं है। एक सुमेलित नहीं है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या है, बताइए। देखिए, बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता तो हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। प्रयागराज की तो प्रयागराज गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। डिब्रूगढ़ की तो ये तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं आगरा की, तो आगरा साथियों गोमती नदी के किनारे पर स्थित नहीं है, बल्कि ये यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला सुमेलित नहीं होगा, यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। डॉक्टर एम ए अंसारी, बदरुद्दीन तैयब जी, अब्दुल कलाम आजाद या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर साथियों बात करें अगर हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी आपको बताना है। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी लोगों का। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? गारो, भील या थारू जनजाति? तो आप सभी लोग साथियों ध्यान रखेंगे कि दिवाली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, तो थारू जनजाति मनाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंधित करेंगे? यानी कि ये बात किसने कही थी, ये आपको बताना है। जल्दी से करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए भाई। चलिए, जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? तो शेरशाह इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। चरकुला नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है, यानी कि कहां पर किया जाता है चरकुला नृत्य, ये आपको बताना है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, बताइए।
तो केरल का है, उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का है या गुजरात का है? चरकुला की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसको चरकुले नृत्य को ब्रज की शान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रज की शान भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई? 1947 में, 1959 में, 1951 में या 1952 में? तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जाना चाहिए। 1951 में सबसे पहली बार पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। आप सभी लोग साथियों ध्यान रखेंगे। नीली क्रांति किससे संबंधित है? अंडे से संबंधित है, मत्स्य पालन से संबंधित है, तिलहन से संबंधित है या गुलाबी क्रांति से संबंधित है? तो बात करें अगर हम लोग, नीली क्रांति जो है ये आपके मत्स्य पालन से संबंधित है, यानी कि मछली के उत्पादन से इसका संबंध है। तो आपका आंसर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर साथियों। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है साथियों? कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? नर्मदा, गंगा, यमुना या ये सभी? क्या होगा इस प्रश्न का? बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए, आप सभी लोग बताइए। देखिए बात करें, नर्मदा है, ताप्ती है, ये तो एस्चुअरी बनाती हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का, बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आपको ध्यान रखना है, गंगा नदी है, उसके अलावा स्वर्ण रेखा नदी है, उसके अलावा गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सारी नदियां क्या बनाती हैं? ये सारी नदियां जो है डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, चलिए। तो जल्दी से आंसर जो जाएगा वो आपका किस उत्तर के साथ जाएगा आंसर? तो यह गंगा के साथ आपका राइट आंसर चला जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कुछ नदियां बताई हैं। कौन कौन सी नदियां बताई हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं? गंगा नदी, गोदावरी नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न देखिए कि भूकंप की तीव्रता किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है? लेक्टोमीटर से, सिस्मोग्राफ से, पॉलीग्राफ से? बताइए। भूकंप की तीव्रता की अगर हम लोग बात करें तो भूकंप की तीव्रता साथियों सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है, यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6 राज्यों से, 7 राज्यों से, 8 राज्यों से या 10 राज्यों से? साथियों बताइए। देखिए बात करें, कर्क रेखा जो है वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ये कुल कितने राज्य हो गए साथियों? ये कुल आपके 8 राज्य हो गए। तो इस प्रकार आपका आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, यानी कि 8 राज्य। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पूछा जा रहा है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कटक में है, नागपुर में है, देहरादून में है या उड़ीसा में स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? अगर आपसे पूछ लिया जाए साथियों कि चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो कानपुर आपका उत्तर होगा। कृषि अनुसंधान संस्थान आपसे पूछ लिया जाए तो दिल्ली आपका उत्तर होगा। वन अनुसंधान संस्थान यहाँ पर पूछा जा रहा है तो देहरादून इसका उत्तर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, म्यांमार की राजधानी कौन सी है? आपको बताना है, बताइए। तो बैंकॉक, म्यांमार की राजधानी कहाँ स्थित है? बैंकॉक, टोक्यो, नायपीडियो या आपका नाताइपे? क्या होगा? आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। आप सभी लोगों का राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग साथियों बात करते हैं, आपको थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। जापान की राजधानी टोक्यो है, ये आपको ध्यान रखना है। और म्यांमार की राजधानी क्या है? नायपीडो है। यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है साथियों। अगला प्रश्न देखिए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम साक्षरता है? सबसे कम साक्षरता, सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में है। लेकिन सबसे कम साक्षरता जो है अगर बात करें तो श्रावस्ती में है। यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर चला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में स्थित है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, और पूछा जा रहा है यहाँ पर कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यूरी गैगरिन थे, यूएम राव थे, राकेश शर्मा थे या इनमें से कोई नहीं? तो अगर बात करें साथियों, देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें या भारत के, ठीक है, पहले, भारत के तो पहले थे, लेकिन विश्व के 138वें नंबर के अंतरिक्ष यात्री थे जिनका नाम था राकेश शर्मा। यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है, बात आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में? बताइए।
तो अगर साथियों बात करें ग्रैमी पुरस्कार की, ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत के जगत में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी कि आपका आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है, संगीत के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, 12 अगस्त को, 8 मार्च को या 28 फरवरी को? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की साथियों बात करें तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। बहुत बार ये पूछा जा चुका प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। डींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? साइना नेहवाल को, हिमा दास को, पीटी उषा को या गीता फोगाट को साथियों? चलिए, तो क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर? डींग एक्सप्रेस के नाम से जो है वो हिमा दास को जाना जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। डींग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी के द्वारा, स्टोरेज के द्वारा, सीपीयू के द्वारा या इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा? बताइए। चलिए, तो इनपुट का आउटपुट रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है साथियों? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। हरित क्रांति की बात चल रही, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को, सीवी रमन को, स्वामीनाथन को या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग साथियों जानते हैं हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर श्रेय किसे दिया जाता है? स्वामीनाथन को दिया जाता है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जिनका उत्तर जा रहा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या चूनेदार मृदा? बताइए। तो जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करिए सबसे अधिक आपको ध्यान रखना है उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मृदा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में किसके आगमन से मक्के की फसल आई थी? यानी कि कौन मक्के की फसल लेकर आया था भारत में? पुर्तगाली लोग, ब्रिटिश लोग, डच लोग या फ्रांसीसी लोग? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है साथियों। तो पुर्तगाली जब आए तो ये साथ में मक्का की फसल लेकर आए, आलू की, टमाटर की और तंबाकू की फसल लेकर आए साथियों। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पुर्तगाली के आगमन से मक्के की फसल आई। गांव चलो परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? गुजरात में, राजस्थान में, केरल में या बिहार में? बताइए। क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। गांव चलो परियोजना जो है ये गुजरात में शुरू की गई। कहां पर शुरू की गई? गुजरात में शुरू की गई, यानी कि राइट आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे साथियों पूछा जा रहा है कि पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग क्या है? चलने में तकलीफ होना या दुर्बलता आना, मुंह में छाले पड़ना या उपरोक्त सभी? बताइए। चलिए, तो क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? बताइए। अगर बात करें तो जो पशुओं में खुरपका रोग हो जाता है और जो मुंहपका रोग हो जाता है, यानी कि छाले आ जाते हैं, तो चलने में भी तकलीफ होती है। जब खुर खुर का मतलब होता है पैर, तो चलने में भी तकलीफ होती है और मुंह में छाले यानी कि मुंहपका यानी कि मुंह में छाले हो जाते हैं और दुर्बलता भी आ जाती है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। इब्न बतूता की भारत यात्रा किसके शासनकाल में हुई थी? ये आपको बताना है। मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? बताइए, क्या इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो सकता है? इब्न बतूता की भारत यात्रा जो है वो किसके शासनकाल में हुई थी? आप लोग जल्दी से बताइए साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी लोगों का। टोडा साथियों एक जनजाति है जो कहाँ पर निवास करती है आपसे पूछा जा रहा है। कहाँ पर निवास करती है बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। टोडा एक जनजाति है जो कि कहाँ पर निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है, तो कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व में सबसे अधिक एल्यूमिनियम का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? किस देश में किया जाता है? जर्मनी में, भारत में, ईरान में या चीन में किया जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तो पूरे विश्व की अगर बात करें एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन जो किया जाता है वो चीन में किया जाता है साथियों, चीन में किया जाता है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ है बिल्कुल सही उत्तर है उन सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई थी। तो कुल मिला के सड़क ए आजम का निर्माण किसने करवाया था ये आपसे पूछा जा रहा है। अकबर ने, जहांगीर ने, इस्लाम शाह ने या शेर शाह सूरी ने, बताइए। आप सभी लोग जानते हैं कि सड़क ए आजम का निर्माण जो करवाया था वो शेर शाह ने ही करवाया था। किसने करवाया था? शेर शाह ने करवाया था। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा कि इंसुलिन एक प्रकार है। इंसुलिन एक प्रकार है, बताइए। हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है या ये एक नमक है, बताइए। क्या होगा साथियों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो ये थे आपके 250 प्रश्न साथियों। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आने वाले समय में कुछ ही दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। ये पूरी वीडियो के जितने भी प्रश्न यहाँ पर करवाए गए हैं आप सभी लोग तैयार कर लेंगे तो आपकी जीके कवर अप हो जाएगी साथियों, ठीक है। ये जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे वो आपको यहाँ पर करवाए गए हैं इस क्लास में साथियों। अब आपका कर्तव्य बनता है साथियों कि इस क्लास को लाइक करने का, इस क्लास को शेयर करने का और इस क्लास को सब्सक्राइब करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।